Hello student, I am Dr. Vishnu Gural and I welcomes you in my heat transfer classes. तो स्टूडेंट हम पहले आपके हीट ट्रांसफर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि कंडक्शन क्या होता है, ठीक है, कन्वेक्शन का हम बेसिक पढ़ चुके हैं एंड रेडिएशन, ठीक है. देयर आर 3 मोड ऑफ हीट ट्रांसफर और हीट का हमने पढ़ा है कि हीट इज द एनर्जी विच ट्रांसफर फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर. और हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो किसके थ्रू होती है? थ्रू कंडक्शन, थ्रू कन्वेक्शन एंड थ्रू रेडिएशन. तो कंडक्शन ऑलरेडी वी डिस्कस, नो वी विल डिस्कस अबाउट द कन्वेक्शन. अब हम कन्वेक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है. तो देखिए कन्वेक्शन होता क्या है. तो कन्वेक्शन इज आल्सो ए मोड ऑफ हीट ट्रांसफर. तो कन्वेक्शन में क्या होता है? जनरली कन्वेक्शन फ्लूइड और फ्लूइड में देखा जाता है और फ्लूइड में आपके दो होते हैं, एक तो गैस होती है और एक लिक्विड होता है, ठीक है. तो मान लीजिए एक केस लेते हैं हमने एक सरफेस ली है जिसका टेम्परेचर है Ts. दिस इज द हाई टेम्परेचर सरफेस, ये हमने ले लिया, इसका टेम्परेचर है Ts. और इसके ऊपर से हम एक फ्लूइड पास करते हैं, इस फ्लूइड का टेम्परेचर है Tf, ठीक है. तो सरफेस का टेम्परेचर है Ts और फ्लूइड का टेम्परेचर है Tf. अब देखिए जब फ्लूइड इसके ऊपर से पास होगा तो इस सरफेस से जो ट्रांसफर होगा हीट का वो इस फ्लूइड को होगा. तो यहाँ से इस सरफेस से हीट ट्रांसफर होगा किसको? फ्लूइड को. तो ये जो मोड है, दिस मोड इज कॉल्ड कन्वेक्शन. अब देखिए कन्वेक्शन में होता क्या है कि जैसे ही फ्लूइड इसके ऊपर से गुजरेगा, ये पहली जो लेयर है फ्लूइड की फर्स्ट लेयर जिसमें कई मॉलिक्यूल्स होंगे, ये मॉलिक्यूल्स इस सरफेस से अटैच हो जाएंगे, ठीक है. यानी इस सरफेस की वेलोसिटी 0 है तो इस लेयर की वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है. और ऊपर वाले जो मॉलिक्यूल है उनकी वेलोसिटी कंपेयर टू दिस मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होगी. अब हम देखेंगे सबसे पहले मान लीजिए कि हम इस बर्नर से, यहाँ पर एक बर्नर है, इससे हम हीट ट्रांसफर कर रहे हैं किसको? इस सरफेस को. तो यहाँ नीचे वाली सरफेस से ऊपर वाली सरफेस तक जो हीट ट्रांसफर होगा वो थ्रू कंडक्शन होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कंडक्शन सॉलिड्स में होता है ना. कंडक्शन फिनोमिना जो होती है वो 2 रीजन से होती है. पहला रीजन होता है मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन और दूसरा रीजन जो है वो होता है फ्री इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट. तो वाइब्रेशन और फ्री इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट ये दोनों सॉलिड्स में जिम्मेदार होते हैं कंडक्शन के लिए, ठीक है. तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से और यहाँ तक हीट जो है वो कंडक्शन के थ्रू आएगी. उसके बाद ये हीट ट्रांसफर होगी इन मॉलिक्यूल्स को, ठीक है. अब क्या होगा, जैसे ये मॉलिक्यूल गर्म होंगे इनकी डेंसिटी हो जाएगी लो, ये हो जाएंगे लाइट. तो जैसे ही ये मॉलिक्यूल हीटअप होंगे इनकी डेंसिटी कम हो जाएगी और ये लाइट मॉलिक्यूल हो जाएंगे. और आप देखते हैं कि जब लाइट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है ऊपर जाने की. आपने गैसेस में देखा होगा, गैसेस के मॉलिक्यूल बहुत लाइट होते हैं तो गैसेस हमेशा ऊपर की तरफ मूव करती है. तो यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये गर्म होकर लाइट हो जाएंगे और लाइट मॉलिक्यूल्स जाएंगे ऊपर की तरफ, ठीक है. सो दे मूव अपवर्ड ड्यू टू लो डेंसिटी. और ये जगह, ये स्पेस हो जाएगा खाली. अब जब ये स्पेस खाली होगा तो इसकी जगह जो हेवी मॉलिक्यूल्स हैं वो आ जाएंगे नीचे की तरफ. तो देखिए अब इसमें एक तरह से मूवमेंट शुरू हो गया, हॉट मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे, कोल्ड मॉलिक्यूल नीचे जाएंगे, ठीक है. तो इस तरह से इसके अंदर एक कन्वेक्शन करंट डेवलप हो जाएगी. इस कन्वेक्शन करंट में जो डेवलपमेंट हुआ है इसके कारण क्या हुआ है कि लाइट मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे हैं और हेवी मॉलिक्यूल नीचे आ रहे हैं, ठीक है. तो इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहेगी जब तक कि पूरा फ्लूइड गर्म नहीं हो जाता, ठीक है. तो कन्वेक्शन करंट के कारण जो हीट ट्रांसफर होता है दैट इज कॉल्ड कन्वेक्शन. अभी यहाँ देखिए, यहाँ पर जो कन्वेक्शन हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? डेंसिटी डिफरेंस के कारण. इसको हम कहते हैं बायंसी इफेक्ट, ठीक है. तो दिस इज बिकॉज ऑफ बायंसी इफेक्ट. और एक ये एक नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है, इसलिए हम इसको कहते हैं फ्री कन्वेक्शन. यहाँ पर हमने बाहर से कोई फोर्स इस पर अप्लाई नहीं किया है, नेचुरली ये मॉलिक्यूल गर्म हो रहे हैं, गर्म होने के कारण ये लाइट हो रहे हैं और लाइट की वजह से, लाइट मॉलिक्यूल होने की वजह से ये ऊपर जा रहे हैं और हेवी मॉलिक्यूल नीचे आ रहे हैं. इसको हम कहते हैं कन्वेक्शन. तो कन्वेक्शन जनरली लिक्विड्स और गैसेस में देखा जाता है. सॉलिड्स में
मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, उसके कारण एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को छोड़ के नहीं जा पाता, इसलिए वहाँ पर कन्वेक्शन बहुत कम होता है, लीस्ट कन्वेक्शन होता है। ठीक है, सॉलिड्स में हीट ट्रांसफर कंडक्शन के थ्रू होता है और लिक्विड और गैसेस में कन्वेक्शन के थ्रू होता है। अब इसमें देखिए कन्वेक्शन दो तरह के होते हैं, एक होता है फ्री कन्वेक्शन, तो ये जो हमने देखा है ड्यू टू बायंसी इफेक्ट। ठीक है, तो फ्री कन्वेक्शन हो गया ड्यू टू बायंसी इफेक्ट, बायंसी इफेक्ट, और इट्स अ नेचुरल फिनोमिना। तो नेचुरली molecules go upwards due to low density और heavy molecules उस जगह को रिप्लेस करने के लिए नीचे आ जाते हैं। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर मोमेंटम शुरू हो जाता है। अब मान लीजिए अब ये जो कन्वेक्शन रेट है, इसकी अगर हम हीट ट्रांसफर की रेट निकालें तो ये हीट ट्रांसफर रेट बहुत धीमी होती है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये बहुत धीरे धीरे होती है। अगर इस प्रोसेस को मुझे फास्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, ये जो कन्वेक्शन करंट है इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दूँ। अगर कन्वेक्शन करंट की इंटेंसिटी अगर आपने बढ़ा दी, ठीक है, तो ये जो कन्वेक्शन फिनोमिना है ये तेज़ी से होने लग जाएगी। तो इसको तेज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक्सटर्नल डिवाइसेस का सहारा लेंगे। एक्सटर्नल डिवाइस मतलब जैसे मान लीजिए कि आप घर में आप पानी गर्म करते हैं भगोनी में, है ना, पतीले में अगर पानी गर्म करते हैं तो वो पानी क्या धीरे धीरे गर्म होता है अगर आप उसको रख दें, और अगर आप उसको स्टीरियर से हिला दें तो ये पानी क्या है तेज़ी से गर्म हो जाता है। तो जो स्टीरियर है वो वहाँ पर फोर्स देने का वर्क करेगा। ठीक है, स्टीरियर से क्या होगा, जो कन्वेक्शन रेट है इन मॉलिक्यूलर की जो मोमेंटम की जो रेट है ऊपर और नीचे जाने की, वो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, इससे कन्वेक्शन रेट बढ़ जाएगी। तो टू इंक्रीज द रेट ऑफ कन्वेक्शन वी विल यूज द एक्सटर्नल डिवाइस, है ना, सो दैट मॉलिक्यूलर मोमेंटम विल इंक्रीज। तो फोर्स कन्वेक्शन क्या होगा, तो यहाँ हम फोर्स कन्वेक्शन के लिए हम लिखेंगे टू इंक्रीज रेट ऑफ कन्वेक्शन वी विल यूज एक्सटर्नल डिवाइसेस। तो एक्सटर्नल डिवाइसेस में कौन कौन से हो गए, एक्सटर्नल डिवाइसेस में हो गए, मान लीजिए हमने ले लिया स्टीरियर जो हम काम में लेते हैं घरों में, उसके बाद हम ले सकते हैं पंप, हम ले सकते हैं ब्लोअर, फैन। तो ये सब एक्सटर्नल डिवाइस हैं जो कि कन्वेक्शन रेट को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, फैन का एक एग्जांपल मैं आपसे लेता हूँ कि जैसे हम एक बंद कमरे में बैठे हुए हैं, गर्मी का टाइम है, आप रूम में बैठे हुए हो, पंखा नहीं चल रहा है, फैन नहीं चल रहा है, ठीक है, उस टाइम पे आपको थोड़ा सा गर्म फील होता है, आपकी बॉडी को गर्मी फील होती है, हाँ, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, वहाँ के अंदर की जो एयर होती है वो आपकी स्किन से टकराती है, ठीक है, स्किन की हीट को लेती है, वहाँ से एब्जॉर्ब करती है और निकल जाती है। ये जो प्रोसेस है ये बहुत धीरे धीरे होती है, इसलिए वहाँ पर हमें ठंडक महसूस नहीं होती। लेकिन जैसे ही आप फैन चलाते हैं, फैन चलाने से क्या होगा, आपको एकदम ठंडक महसूस होती है। तो अंदर ऐसा क्या हुआ, अंदर ऐसा हुआ है कि फोर्स कन्वेक्शन शुरू हो गया है, क्योंकि फैन क्या करता है, एयर को प्रेशराइज करता है, तो एयर तेजी से आपकी स्किन के ऊपर आती है और हीट लेकर तेजी से निकल जाती है। तो एक तरह से फैन ने क्या किया है, कन्वेक्शन रेट को इंक्रीज कर दिया है। तो कन्वेक्शन रेट इंक्रीज हो जाएगी तो आपको ठंडक महसूस होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एक्सटर्नल डिवाइसेस है ये कन्वेक्शन रेट को बढ़ा देंगी और इससे हीट ट्रांसफर रेट बढ़ जाएगा। तो कन्वेक्शन रेट बढ़ेगा तो हीट ट्रांसफर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये फ्री कन्वेक्शन और फोर्स कन्वेक्शन का बेसिक है। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें कन्वेक्शन के एग्जाम्पल की, तो कन्वेक्शन जो फिनोमिना है वो कई जगह काम आती है, कई कंपोनेंट्स के डिज़ाइन में काम आती है। जैसे हम बात करें कूलिंग ऑफ आईसी इंजन, तो कूलिंग ऑफ आईसी इंजन में कन्वेक्शन फिनोमिना काम आती है। एयर कंडीशनर, इसमें भी ये फिनोमिना काम आती है।
इसके बाद हम बात करें हीट एक्सचेंजर इक्विपमेंट्स। पावर प्लांट्स में अगर हम हीट एक्सचेंजर इक्विपमेंट्स की बात करें तो वहाँ पर भी कन्वेक्शन फिनोमिना काम आती है, क्योंकि एक फ्लूइड से दूसरे फ्लूइड को हीट ट्रांसफर होती है हीट एक्सचेंजर में, तो वहाँ पर कन्वेक्शन फिनोमिना काम आती है। तो अगर हम सॉलिड से फ्लूइड की बात करें हीट ट्रांसफर की, हम फ्लूइड से फ्लूइड की बात करें हीट ट्रांसफर की, तो इन सब में जो मैक्सिमम प्रपोर्शन होता है हीट ट्रांसफर का वो होता है थ्रू कन्वेक्शन। ठीक है, रेडिएशन भी होता है, लेकिन रेडिएशन का जो अमाउंट है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ता है, तो ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो वहाँ पर रेडिएशन इमिट होने लग जाते हैं। वैसे हर टेम्परेचर पे रेडिएशन इमिट होते हैं, लेकिन ज़्यादा इंटेंसिटी के रेडिएशन हाई टेम्परेचर पे इमिट होते हैं। तो रेडिएशन की बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब मुझे कन्वेक्शन का अमाउंट फाइंड करना है। ठीक है, कि कितनी हीट कन्वेक्शन के थ्रू ट्रांसफर हुई। तो इसके लिए साइंटिस्ट था न्यूटन एंड रिकमैन, दो साइंटिस्ट थे न्यूटन एंड रिकमैन। उन्होंने अपना एक लॉ सजेस्ट किया, तो जिसको हम कहते हैं न्यूटन रिकमैन लॉ, न्यूटन्स रिकमैन लॉ। ठीक है, तो न्यूटन रिकमैन लॉ ने सजेस्ट किया, इट इज अ लॉ फॉर हीट ट्रांसफर थ्रू कन्वेक्शन। ठीक है, तो न्यूटन और रिकमैन ने बताया कि अगर किसी सरफेस से हीट फ्लूइड को ट्रांसफर हो रहा है तो वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर तो कन्वेक्शन रेट, convection rate according to Newton Rickman the convection rate is depends on first एरिया, जिस एरिया से ये हीट ट्रांसफर हो रहा है उसका एरिया। ठीक है, तो हम लेते हैं कन्वेक्शन रेट, मान लीजिए Q, दिस इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा एरिया। तो जितना एरिया ज़्यादा होगा उतने ही मॉलिक्यूल्स वन टाइम एक राउंड में सब ऊपर जाएंगे, ज़्यादा मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे और उसकी जगह ज़्यादा मॉलिक्यूल नीचे आएंगे। तो ये किस पर डिपेंड करेगा, ज़्यादा अगर सरफेस का एरिया है तो। ठीक है, हम कौन से एरिया की बात कर रहे हैं, इस वाले एरिया की। जैसे ये प्लेट है तो ये तो मैंने अभी 2D व्यू बनाया है, मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाला एरिया जिससे ये मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, और दूसरा है Q is proportional to temperature difference between the surface and fluid, तो ये हो गया Ts minus Tf। ठीक है, तो convection rate depends on the two factor, first is the area of the surface through which heat transfer occurs and the temperature difference between the surface and the fluid। अब अगर हम इन दोनों फॉर्मूले को अगर हम मिला देते हैं तो हमें मिलता है Q प्रोपोर्शनल टू A Ts माइनस Tf। अब अगर हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट मिलता है, वो होता है H Ts माइनस Tf। तो ये देखिए, ये है न्यूटन रिकमैन लॉ वेयर H इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसमें हम H को क्या कहते हैं, हम H को कहते हैं फिल्म कोफिशिएंट, फिल्म कोफिशिएंट। हम इसको कहते हैं कन्वेक्टिव कोफिशिएंट, और वी कैन से हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। तो ये सब इसके नाम है, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। तो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। कौन से मटेरियल की, ये कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है कि आपने सरफेस किस मेटल की ली है और उसके ऊपर फ्लूइड कौन सा है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है कि एक सरफेस से हीट किसको जा रही है, फ्लूइड को जा रही है, तो सरफेस किस मटेरियल की बनी हुई है और फ्लूइड किस मटेरियल का है। ठीक है, जैसे अगर दो फ्लूइड के बीच में हीट ट्रांसफर हो रहा है तो दोनों फ्लूइड की नेचर क्या है। ठीक है, तो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स। तो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है तो इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल्स।
तो जैसे हमने ले लिया, मान लीजिए ये सरफेस मान लीजिए ब्रास की है, तो ब्रास वाटर ले लिया हमने, तो ब्रास वाटर का एच अलग होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ स्टील ले लेते हैं, स्टील वाटर, तो अब एच की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये डिपेंड कर रहा है कॉम्बिनेशन पे, ठीक है। तो मटेरियल के टाइप पे ये डिपेंड करेगा एच की वैल्यू। अब हम बात करते हैं कि एच की यूनिट क्या होगी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एच। तो एच की यूनिट क्या होगी, देखिए यहां से हम लिख सकते हैं एच इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए डेल्टा टी, दिस इज डेल्टा टी। क्यू की यूनिट क्या होगी स्टूडेंट, जूल, ए की एरिया मीटर स्क्वायर और इसकी हो जाएगी डिग्री सेंटीग्रेड, तो जूल पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यहाँ तो हम पर सेकंड की बात कर रहे हैं, अगर ज़्यादा उसके लिए टाइम के लिए होगा तो यहाँ पर आवर भी आ जाएगा, जूल पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड आवर्स, या फिर हम कहते हैं वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। डिग्री सेंटीग्रेड में भी हम लिख सकते हैं और केल्विन में भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एच की यूनिट हो जाएगी, आवर आप लगाएं नहीं लगाएं, ठीक है। तो जूल पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर हम कहेंगे वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। अगर टाइम का कंस्टेंट आता है तो फिर हम यहाँ पर टाइम का कंस्टेंट भी ले लेंगे, ठीक है। तो जूल में भी हम लिख सकते हैं इसको, वॉट में भी लिख सकते हैं हम, कैलोरी में भी लिख सकते हैं, क्योंकि सारी एनर्जी की यूनिट्स हैं। तो जनरली हमारे पास जो यूनिट होती है वो ये वाली यूनिट होती है, वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग फिल्म कोफिशिएंट, सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एच के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में कि एच की जो वैल्यू है, व्हाट इज एच, व्हाट इज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एंड व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच एच डिपेंड्स। तो एच डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स, ये तो ये तो है ही कि प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है, उसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं वो जिन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं उसकी हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच एच डिपेंड्स, तो एच डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स। तो हम ले लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, एच की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। देयर आर मेनी फैक्टर्स ऑन विच एच डिपेंड्स। तो इसमें सबसे पहले आता है सरफेस कंडीशंस, जिस सरफेस से हीट ट्रांसफर हो रहा है उसकी कंडीशन क्या है, कंडीशन मतलब वो रफ है या स्मूथ सरफेस है, ये उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। सरफेस रफ है या स्मूथ है उस पर डिपेंड करेगा। उसके बाद ज्योमेट्री, ज्योमेट्री और ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन ऑफ द सरफेस। ज्योमेट्री में तो शेप आ गया सरफेस का, तो अगर ट्रायंगुलर शेप है तो अलग होगा, रेक्टेंगल है तो अलग होगा, क्योंकि एरिया पे डिपेंड कर रहा है ना। तो अगर एरिया डिफरेंट होगा तो अमाउंट ऑफ क्यू भी डिफरेंट होगा। ओरिएंटेशन का हम कहते हैं कि ओरिएंटेशन, अगर आपने सरफेस को हॉरिजॉन्टल रख रखा है तो उसका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट अलग होगा, अगर आपने उसको वर्टिकल रखा हुआ है तो उसका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट अलग होगा। तो ओरिएंटेशन का मतलब है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो इस केस में भी हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की वैल्यू अलग अलग होगी, चाहे आपने सरफेस सेम ली है लेकिन ओरिएंटेशन अगर आपने चेंज कर दिया, हॉरिजॉन्टल का हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट अलग होगा, वर्टिकल का अलग होगा, अगर आपने एंगल पर रख रखा है तो उसका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट भी अलग होगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेचर ऑफ फ्लूइड फ्लो, नेचर ऑफ फ्लूइड फ्लो। नेचर ऑफ फ्लूइड फ्लो में दो चीजें हम डिस्कस करेंगे बाद में, कि अगर फ्लूइड लैमिनार है और टर्बुलेंट है। लैमिनार है तो H की वैल्यू अलग होगी और अगर टर्बुलेंट है तो H की वैल्यू अलग होगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टीज, थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो इसमें डेंसिटी आ जाता है, डेंसिटी आप ले लें, विस्कोसिटी ले लें,
ठीक है, स्पेसिफिक हीट ले लें, तो ये सब क्या है, ये थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। थर्मल कंडक्टिविटी ले लें, ठीक है, तो थर्मो फिजिकल प्रॉपर्टीज पे भी ये डिपेंड करता है। इसके बाद बाउंड्री लेयर पे डिपेंड करता है, बाउंड्री लेयर्स, इसके बारे में भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। बाउंड्री लेयर ऑफ फ्लूइड ओवर सरफेस। और लास्ट पॉइंट है थर्मल कंडीशंस। थर्मल कंडीशंस पे तो डिपेंड करेगा ही, क्योंकि जिस जगह ये प्रोसेस हो रही है वहाँ का प्रेशर कितना है, वहाँ का टेम्परेचर कितना है, उस पर भी ये डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट डिपेंड करता है। तो अगर आपने इनको चेंज कर दिया तो हीट ट्रांसफर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे मैं बात करूं H फॉर एयर, एयर के लिए हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कितना होता है, अगर हम एयर के लिए देखें 3 to 7 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। ये कब, अगर नेचुरल की बात करें हम, नेचुरल सर्कुलेशन की। और अगर आप फोर्स सर्कुलेशन की बात करते हैं तो अभी हमने क्या किया है, फोर्स दे दिया, तो फोर्स सर्कुलेशन में एयर का जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है वो हो जाएगा 30 to 300 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने, यहाँ ये कंडीशन देखिए, जब एयर की वेलोसिटी कम थी तो लेमिनार फ्लो था, वहाँ पर लेमिनार फ्लो था तो H की वैल्यू कितनी थी, 3 to 7 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। लेकिन जब आपने फैन चला दिया, फैन चला दिया तो अब एयर की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। एयर की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो फ्लो क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट। और जब टर्बुलेंट फ्लो होता है तो H की वैल्यू बढ़ जाती है, हीट ट्रांसफर रेट बढ़ जाएगी और वो कितनी होगी, 30 to 300 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। इस तरह से हर फैक्टर पे H की वैल्यू डिपेंड करती है।